हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओनली स्टडी सेंटर 2.0 में। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th इकोनॉमिक्स का मॉडल पेपर सॉल्यूशन देखने वाले हैं 2024 का। देख लीजिए, यहाँ पर 2024 का ऑफिशियल मॉडल पेपर है और मॉडल पेपर कल ही जारी किया गया था। मैंने आप लोग को वीडियो बना करके जानकारी भी दिया था। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट इस चैनल से जुड़ सके। क्लास 12th इकोनॉमिक्स का हम लोग देखेंगे। यहाँ पर आप लोग को सबसे पहले सामान्य निर्देश में बताऊंगा, उसके बाद एक एक करके हम लोग यहाँ पर देखेंगे। और हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखेंगे क्योंकि हिंदी और इंग्लिश दोनों के यहाँ पर छात्र होंगे। ठीक है, आप लोग को पूरा टाइम मिलेगा 3 आवर्स यानी कि 3 घंटे, और फुल मार्क्स होगा आप लोग का 80। ठीक है, चलिए देखते हैं। सामान्य निर्देश क्या दिया गया है, जनरल इंट्रोडक्शन। तो सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। ठीक है, कुल प्रश्नों की संख्या 52 है यानी कि 52 क्वेश्चन है पूरे। ठीक है, आगे देख लीजिए आगे क्या दिया गया है। 1 से 30 तक बहुविकल्पीय प्रश्न, यानी कि प्रश्न नंबर 1 से लेकर के 30 तक, यानी कि 1 से 30 तक क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, इसके बाद है आगे देख सकते हैं आगे क्या दिया गया है। प्रश्न 31 से 38 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। 31 से 38 तक वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, और इसमें से आप लोग को 6 क्वेश्चन का आंसर देना है। इसमें से सिर्फ 6 का आंसर देना है फाइनल बोर्ड एग्जाम में, और 2-2 मार्क्स मिलेंगे हर एक के लिए। ठीक है, आगे है आगे देख लीजिए क्या है कि 39 से 46 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है। 39 से 46 तक क्या है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। इसमें भी आप लोग को 6 क्वेश्चन का आंसर देना है और ये 3 मार्क्स वाले हैं। फिर 47 से 52 तक आप लोग को मिल जाएगा लॉन्ग आंसर क्वेश्चन यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ये 5 नंबर वाले क्वेश्चन है और इनमें से किसी 4 का आप लोग को आंसर देना है, लेकिन हम लोग यहाँ पर सभी का देखेंगे। आप लोग ये बोर्ड एग्जाम में से करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन आप लोग को जानना जरूरी था क्योंकि आप लोग को उससे पैटर्न पता चलता है कि किस प्रकार का पैटर्न होने वाला है। ठीक है, तो देखते हैं अब यहाँ पर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वक्र से संसाधनों के उत्तम विनिधान से दो वस्तुओं की अधिकतम संभावित उत्पाद संयोगों को दर्शाया जा सकता है। विच ऑफ द फ्लोइंग कर्व शोज द मैक्सिमम आउटपुट क्या है, कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स बाय यूजिंग ऑप्टिमम ओलोकेशन ऑफ रिसोर्स। तो यहाँ पर आप लोग को ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पर बोल रहा है, देख लीजिए, दो वस्तुओं की अधिकतम संभावित उत्पादन संयोग, यानी कि दो वस्तु जो है हमारे पास, तो उसका अधिकतम संयोग कितने बन सकते हैं, उसका अधिकतम एक प्रकार से बोल सकते हैं कि ऑप्शन कितने बनेंगे। संयोग की बात किया जा रहा है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग उत्पादन संभावना वक्र, यानी कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, यानी कि इसको बोलते हैं शॉर्ट में PCC। ये मैंने आप लोग को डिटेल में बताया भी था इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाले सेशन में। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो सेकेंड नंबर वाला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्न में से किस प्रश्न का संबंध व्यष्टि अर्थशास्त्र से है, कूटों का प्रयोग करते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए। क्या यहाँ पर करा है, विच ऑफ द फ्लोइंग क्वेश्चंस इज आर रिलेटेड टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स ना व्यष्टि अर्थशास्त्र, व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है मैंने आप लोगों को बताया है, जिसमें हम लोग एक इकाई का अध्ययन करते हैं, चाहे एक फर्म हो चाहे एक उपभोक्ता हो, सिर्फ एक का बात करेंगे ना, तो उसको बोलते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र। तो इससे संबंधित बताना है। और यहाँ पर ऑप्शन कैसे दिया गया है, पहले तो आप लोग को ऑप्शन दिया गया है 4। ठीक, अब 4 में से कौन कौन सा सही है यहाँ पर दिया गया है। हो सकता है कि 2 ऑप्शन सही आ जाए, हो सकता है 3 ऑप्शन सही आ जाए, हो सकता है 4 ऑप्शन सही हो जाए। तो इस प्रकार से यहाँ पर दिया गया है, तो हम लोग चेक करेंगे कि कौन कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। ठीक है, तो चलिए हम लोग ऑप्शन को पढ़ते हैं यहाँ पे। तो पहला ऑप्शन पढ़ते हैं कि बाजार में किसी वस्तु की कीमत का निर्धारण कैसे होता है, यानी कि हाउ इज प्राइस ऑफ अ गुड डिटरमाइंड इन अ मार्केट। तो ठीक है, ये आप लोग का व्यष्टि अर्थशास्त्र में होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। ठीक, फिर है देश में संसाधनों का विनिधान कैसे हो, यानी कि हाउ शुड रिसोर्स बी एलोकेटेड इन कंट्री। तो यहाँ पर देख लीजिए देश आ गया, तो देश का हम लोग अध्ययन करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में, यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र में, इसलिए ये आप लोग का नहीं होगा, सेकेंड नहीं होगा। फिर थर्ड देखिए कि एक फर्म का कुल निरंतर स्तर, एक फर्म बोल दिया, तो एक फर्म को मैं अभी बताया कि एक का ही हम लोग अध्ययन करते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र में, यानी कि माइक्रो में, तो ये भी हो जाएगा। थर्ड नंबर वाला भी सही है, सेकेंड नंबर वाला गलत है। ठीक है, फिर फोर्थ नंबर वाला पढ़ते हैं कि एक देश में वस्तु की कीमतें क्यों बढ़ती है। तो यहाँ पर फिर से देश आ गया, तो देश का अध्ययन तो हम लोग समष्टि में करते हैं यानी कि मैक्रो में करते हैं, तो ये भी नहीं होगा। तो कौन सा सही हो रहा है, 1 और 2। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी पढ़िए, 1 और 2, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। तो इस प्रकार से आप लोग को ध्यान देना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे थर्ड नंबर वाला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, निम्न में से किस इकाई में उपयोगिता को मापा जाता है, इन विच ऑफ द फ्लोइंग यूनिट यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड। यूटिलिटी जो होता है उपयोगिता, जैसे हमारे पास कोई वस्तु है,
मान लीजिए आपके पास कोई वस्तु है, जैसे आपके पास पेन है, तो पेन की उपयोगिता क्या है, मतलब कि कितना है, ठीक, इसकी यूटिलिटी कितना है, तो इसको हम लोग किस में मेजर करते हैं, इसको मेजर करते हैं यूटिल में। किसमें? यूटिल। यू यहाँ पर अच्छे से लिखता हूँ मैं, यूटिल में मेजर करते हैं इसको, यूटिल में। यूटिल होता है, हिंदी में भी इसको यूटिल नहीं बोलते, लेकिन यहाँ पर देखिएगा तो आपका कहीं भी यूटिल नहीं दिया गया है, तो यहाँ पर ऑप्शन मिसप्रिंट है, आप लोग का फाइनल बोर्ड एग्जाम में मिसप्रिंट नहीं रहेगा, तो इसमें से कोई नहीं होगा, आप लोग अलग से लिख लीजिएगा यूटिल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 4 नंबर वाला क्वेश्चन देख लीजिए। 4 नंबर वाला, यदि किसी वस्तु की मांग की कीमत लोच का मान 2 है तो उस वस्तु की मांग होगी, तो उस वस्तु की मांग क्या होगी? लोचदार, ठीक है, लोचदार। लोचदार, पूर्णतया लोचदार, शून्य लोचदार, इकाई लोचदार, ये सारा कुछ मैंने इंपॉर्टेंट सेंसेस वाले में एक्सप्लेन किया हुआ है, वहां से आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर फिलहाल ये लोचदार हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ये 2 से अधिक बोल रहा है ना, इसलिए। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। इसके बाद है 5 नंबर वाला, कि एक उपभोक्ता का अधिमान एकदिष्ट होता है। इस मान्यता के आधार पर एक उपभोक्ता 2 वस्तुओं के निम्न बंडलों में से किन बंडलों पर उदासीन होगा? उदासीन कहने का क्या मतलब है कि वो समान संतुष्टि मतलब मिलेगा। इंग्लिश में एक बार पढ़ते हैं कि द बेसिस ऑफ दिस एज्यूम्पशन अ कंज्यूमर विल बी डिफरेंट इनडिफरेंट ऑन विच ऑफ फ्लोइंग बंडल्स ऑफ टू गुड्स। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आप लोग का कौन सा सही होगा, सबसे पहले मैं ये बताता हूँ, इसके बाद एक्सप्लेन करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, यानी कि ए और डी। कैसे? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 3,4, इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 7। और ऑप्शन नंबर डी में देखिए 5,2 दिया गया, इसको ऐड करेंगे तो 7 हो जाएगा। मतलब दोनों इक्वल है, तो दोनों पर उदासीन होगा जो हमारा क्या है, उपभोक्ता है, यानी कि जो हमारा कंज्यूमर है, दोनों पर क्या हो जाएगा? इनडिफरेंट होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा इस प्रकार से। इसके बाद 6 नंबर बोला कि निम्न में से पूरक वस्तुओं का एक उदाहरण। पूरक वस्तु क्या मतलब होता है? पूरक वस्तु मतलब जिसका कि एक दूसरे के बिना उपयोग हम लोग नहीं कर सकते, जैसे पेन और स्याही। पेन या बोल सकते हैं कलम या कलम और स्याही, ठीक है, कलम और यहाँ पर लिखता हूँ स्याही, यानी कि बोल सकते हैं पेन और इंक। अगर पेन में से इंक खत्म हो जाएगा तो फिर कोई काम का रहेगा? पेन नहीं। तो यही होता है पूरक वस्तु, जो कि एक दूसरे के बिना काम नहीं चलेगा, तो इसी को बोलते हैं क्या? पूरक वस्तु। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? 6 नंबर का। 6 नंबर का राइट आंसर आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी। जो एग्जाम्पल लिया मैंने वही यहाँ पर दिया गया है, कलम और स्याही, पेन एंड इंक। इसी प्रकार से बहुत कुछ हो सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो 7 नंबर वाला क्वेश्चन देख लीजिए। सामान्यतः एक औसत उत्पाद वक्र का आकार होता है। जनरली द शेप ऑफ एवरेज प्रोडक्शन कर्व इज एपी। जो एपी होता है एवरेज प्रोडक्शन, एपीसी बोल सकते हैं, एवरेज प्रोडक्शन कर्व। इसका जो जनरली शेप होता है ये कैसा होता है बताना है। तो इसका जनरली जो शेप होता है ये होता है हमारा उल्टे यू आकार का। उल्टे यू आकार का, जो हमारा अंग्रेजी का वर्णमाला होता है यू, ये उल्टे यू आकार का होता है, मतलब इस प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं, उल्टे यू आकार का, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट, ठीक है। इसके बाद 8 नंबर वाला क्वेश्चन देख लीजिए। 8 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है? पैमाने का स्थिर प्रतिफल के उत्पादन फलन में यदि संसाधनों को दोगुना वृद्धि की जाती है तो उत्पादन में वृद्धि, फिर ब्लैंक है, होगी। इंग्लिश में पढ़ते हैं, इन द प्रोडक्शन फंक्शन शोइंग कॉन्स्टेंट टर्न्स टू स्केल इफ द फैक्टर आर इंक्रीज्ड ट्वाइस देन बाई हाउ मच द आउटपुट विल इंक्रीज। तो यहाँ पर क्या बोला है? 2 गुना, यानी कि 2 टाइम्स हो रहा है ना। तो यहाँ पर हम हमसे पूछ रहा है उत्पादन में वृद्धि कितने टाइम्स होगा 8 नंबर का, तो यह हो जाएगा आप लोग का 2 टाइम्स ही। अगर पैमाने का प्रतिफल है और 2 टाइम्स यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ पर 2 टाइम्स ही बढ़ेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आप लोग का सी हो जाएगा करेक्ट, 8 नंबर का 2 गुना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं 9 नंबर वाला। निम्नलिखित चित्र में आयत यहाँ पर जो गया है OABC, ये वाला आयत यहाँ पर देख लीजिए, ये वाला आयत मैं यहाँ पर बना दिया। अब देख लीजिए आप लोगों को फिगर दिख रहा होगा, का क्षेत्रफल क्या दर्शाता है? ये जो क्षेत्रफल ये क्या बताता है, मतलब यहाँ पर बताना है हमको, ये क्षेत्रफल क्या दर्शाता है? OABC। OABC यहाँ पर क्या बताता है आप लोग को? यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, तो ये हमको बताता है कुल स्थिर लागत। कुल स्थिर लागत यहाँ पर देते हैं 10 नंबर वाला क्वेश्चन, कि पूर्ण प्रतियोगी बाजार में फर्मों की संख्या होती है। पूर्ण फर्मों की संख्या, द नंबर ऑफ फर्म्स इन परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट इन इज। तो क्या होता है यहाँ पर? यहाँ पर पूर्ण प्रतियोगी बाजार में फर्मों की संख्या क्या होता है? अत्यधिक होता है, अत्यधिक, लार्ज नंबर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। ये डायरेक्ट आप लोग को याद रखना है, ये डायरेक्टली आप लोग का चैप्टर में मेंशन है। नेक्स्ट है 11 नंबर बोला, एक पूर्ण प्रतियोगी फर्म के संतुलन की शर्त निम्न में से कौन सी है? विच ऑफ द फ्लोइंग आर द कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म्स।
तो यहाँ पर शर्त बताना है कि पूर्ण प्रतियोगिता फॉर संतुलन में हो। संतुलन के लिए कौन सा शर्त होता है आप लोग को बताना है। तो ये होता है हमारा एम आर इज इक्वल टू होता है एम सी, ठीक, एम आर इज इक्वल टू एम सी होगा, और साथ में होगा एम सी जो है एम सी वक्र, यानी कि एम सी वक्र जो है एम सी कर्व, ये एम आर को क्या करे, नीचे से काटे, यानी कि एम आर जो है एम आर को ये एम सी नीचे से काटेगा, ठीक है। अगर इसको फिगर बनाएंगे तो ये हो जाएगा आप लोग का, ये होता है शर्त। देखते हैं यहाँ पर कौन सा ऑप्शन में दिया गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आप लोग देखिए 11 नंबर का डी, एम आर बराबर हो जाएगा एम सी तथा एम सी वक्र एम आर को नीचे से काटे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। इसके बाद 12 नंबर वाला देख सकते हैं। 12 नंबर वाला क्या है, एक फर्म के द्वारा वस्तु की कीमत में 10% की वृद्धि करने पर उसकी पूर्ति में 15% की वृद्धि हो जाती है तो वस्तु की पूर्ति होगी। इफ द क्वांटिटी सप्लाइड इज इंक्रीज्ड बाई 15% ड्यू टू एन इंक्रीजमेंट ऑफ 10% इन द प्राइस ऑफ गुड्स बाई फर्म्स, द सप्लाई ऑफ गुड्स विल बी। तो यहाँ पर क्या होगा बताना है। यहाँ पर समझिएगा क्या बोल रहा है कि वस्तु की कीमत में क्या कर रहे हैं, 10% वृद्धि कर रहे हैं। कीमत में कितना वृद्धि कर रहे हैं, 10%, कीमत 10% बढ़ा है, ठीक। तो पूर्ति की मात्रा क्या होगा, 15% बढ़ गया। पूर्ति की मात्रा जो है 15% बढ़ गया, मतलब कि कीमत में जितना वृद्धि किए उससे ज्यादा पूर्ति की मात्रा में वृद्धि हो गया। कीमत में जितना वृद्धि किए उससे ज्यादा पूर्ति की मात्रा में वृद्धि हो गया, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं लोचदार, यानी कि इलास्टिक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर देख लीजिए 13 नंबर बोला क्या है कि निम्नलिखित कथन और कारण के संबंध में कौन सा विकल्प सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज करेक्ट रिगार्डिंग फ्लोइंग क्या है, असर्शंस एंड रीजन। तो 13 नंबर बोला, यहाँ पर कथन सबसे पहले पढ़ते हैं। कथन ए दिया गया है, किसी वस्तु पर इकाई कर लगाने से फर्म का पूर्ति वक्र बाईं ओर सरक जाता है। मतलब कि जो सप्लाई कर्व होता है ये बाईं ओर सरक जाता है, मतलब कि बाईं ओर शिफ्ट हो जाता है, ऐसा बोला गया है। इंग्लिश में है द सप्लाई कर्व ऑफ अ फर्म शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट ड्यू टू इम्पोजिशन ऑफ यूनिट टैक्स ऑन अ गुड। ये कथन ए दिया गया है। आगे है कथन आर कि किसी वस्तु पर इकाई पर लगने से फर्म की सीमांत लागत बढ़ जाती है। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ अ फर्म इंक्रीजेज ड्यू टू यूनिट टैक्स ऑन गुड्स। तो अब यहाँ पर बताना है कि कौन कौन सा कथन सही होगा आप लोग का 13 नंबर में, ठीक है, कौन कौन सा। तो दोनों बात सही है, ठीक है, दोनों बात ही यहाँ पर सही है कि किसी वस्तु पर इकाई कर लगाने से, अगर इकाई कर लगाते हैं तो पूर्ति वक्र बाईं ओर सरक जाता है, और किसी वस्तु पर इकाई कर लगने से फर्म की सीमांत लागत बढ़ जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोनों ए और आर सही है तथा आर की सही व्याख्या है, ठीक है, सी हो जाएगा राइट। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर बोला देख सकते हैं। 14 नंबर बोला कि किसी वस्तु की मांग में वृद्धि होने से संतुलन कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। किसी वस्तु की मांग में वृद्धि हो गया, यहाँ पर इसको देखते हैं अच्छे तरीके से। किसी वस्तु की मांग में वृद्धि, मांग में क्या हो गया, वृद्धि, तो संतुलन कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा बताना है। तो संतुलन कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मांग में वृद्धि हुआ तो कीमत में वृद्धि हो जाएगा, मांग बढ़ेगा तो कीमत भी बढ़ेगा, ऑब्वियसली बात है। मान लीजिए आप कोई पेन बेच रहे हैं, पेन, आपके पास 5 ही पेन है, और यदि आप लोग पेन का मांग बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, तो आपका कीमत भी बढ़ते जाएगा। लास्ट में आप लोग मान लीजिए 10 खरीदने वाले हैं, एक ही पेन बचा है, तो आप लोग 10 रुपये में पेन बेचेंगे। तो वही बात हो रहा है कि यहाँ पर क्या हो जाएगा कि मांग में वृद्धि के साथ कीमत में क्या होगा, वृद्धि, तो संतुलन की कीमत में वृद्धि होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा 14 नंबर का। फिर 15 नंबर बोला है कि बाजार में मांग अधिक की स्थिति कब उत्पन्न होती है। जब, जो बाजार है इंग्लिश में पढ़ते हैं एक बार, इंग्लिश में क्या है, वेन विल द सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड राइज वेन। तो मांग आधिक्य कब होगा, मांग आधिक्य की स्थिति कब होगा, यहाँ पर आप लोगों को दिया गया है। तो मांग आधिक्य की स्थिति होता है जब डिमांड ज्यादा हो जाए, किससे, सप्लाई से। डिमांड ज्यादा हो जाए किससे, सप्लाई से। तो ये हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। बाजार में मांग आधिक्य की स्थिति जब आ जाएगा जब डिमांड हो जाएगा ज्यादा सप्लाई से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा 15 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे 16 नंबर वाला देख लीजिए। 16 नंबर वाला क्या है, 16 नंबर वाला देख सकते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बोल रहा है। मैंने आप लोगों को तीनों अर्थव्यवस्था समझाया है, इंपॉर्टेंट जो सेशन मैंने कराया है, 2 वीडियो अपलोड किया है उसमें तीनों अर्थव्यवस्था को समझाया है। तो यहाँ पर पूंजीवादी से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए पढ़ते हैं कि उत्पादन के
साधनों पर निजी स्वामित्व यानी कि प्राइवेट ओनरशिप ऑन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, तो ये सही बात है, ऑप्शन नंबर ए सही है। और फिर पढ़ते हैं बी, उत्पादन का उद्देश्य जन कल्याण, नहीं, ये नहीं होगा, पूंजीवादी में ये नहीं होता है, ये समाजवादी में होता है। सरकार का पूर्ण हस्तक्षेप, टोटल इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट, ये भी क्या होता है, ये भी समाजवादी में ही होता है, ठीक है। और फिर है श्रमिकों की सेवा का कार्य विक्रय संभव नहीं, तो ये भी नहीं होगा, तो सिर्फ ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा 16 का, ठीक है। इसके बाद 17 नंबर बोला, मान लिया जाए कि एक देश में 2 लाख व्यक्ति रोजगार में संलग्न है और 10,000 व्यक्ति कार्य करने को इच्छुक हैं, लेकिन उन्हें काम नहीं मिल पा रही है, तो देश में बेरोजगारी की दर क्या होगी। और यहाँ पर इंग्लिश में पढ़ते हैं, लेट्स अज्यूम डैट इन अ कंट्री देयर आर 2 लाख पीपल्स आर एम्प्लॉयड एंड 10,00,000 पीपल आर willing to work but they don't get any, then what will be the अनएम्प्लॉयड रेट ऑफ द कंट्री। तो ये आप लोग आगे न्यूमेरिकल टाइप का, तो इसको हम लोग सोल्व करते हैं, कैसे बोला कैसे करेंगे। इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला, मैं यहाँ पर लिखता हूँ। फॉर्मूला होता है आप लोग का बेरोजगारी दर, बेरोजगारी दर यानी कि बोल सकते हैं क्या, इसको बोल सकते हैं अनएम्प्लॉयड रेट, इंग्लिश में यहाँ पर लिख लीजिएगा जो भी इंग्लिश के स्टूडेंट है, ठीक है। इसको क्या लिखते हैं, ऊपर में लिखेंगे बेरोजगार, जितने भी बेरोजगार हैं यहाँ पर हमको क्वेश्चन में दिया होगा, और नीचे क्या लिखेंगे, श्रम बल। श्रम बल अभी समझाता हूँ इंग्लिश में। श्रम बल, बेरोजगार मतलब अनएम्प्लॉयड, और जो हमको यहाँ पर दे रखा है 2 लाख, ये हो गया हमारा का श्रम बल। और चूंकि परसेंटेज में पूछ रहा है इसलिए मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे, 100 करेंगे, तो इस प्रकार से निकालेंगे। तो ये क्या निकल कर आ जाएगा, इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा बेरोजगार कितने हैं, यहाँ पर देख लीजिए 10,000 हमको दिया है, यानी कि 10,000, तो यहाँ पर लिखते हैं 10,000, ठीक है, ये हो गया 10,000। और नीचे है 2 लाख, तो यहाँ पर लिख देंगे 50, 1 2 3 4 5, ठीक। मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे, 100, 4 जीरो से 4 जीरो यहाँ पर हो जाएगा कैंसिल, 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल, और 20 बचे हो जाएगा यहाँ पर 100, और 5 इंटू 1 करेंगे तो 5 हो जाएगा 5%। समझ गए होंगे, ये होता है फॉर्मूला, इस प्रकार से हम लोग निकालेंगे, ये एक न्यूमेरिकल आपका आएगा, फिक्स है, फिक्स हो गया अब यहाँ से आप लोग का। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 5%। नेक्स्ट है 18 नंबर बोला, देख लीजिए क्या है कि अर्थशास्त्र की भाषा में निवेश शब्द से क्या अभिप्राय है। व्हाट डज द टर्म इन्वेस्टमेंट मीन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। तो अर्थशास्त्र की भाषा में निवेश शब्द से क्या अभिप्राय है, तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि पूंजीगत वस्तुओं के स्टॉक में वृद्धि, यानी कि एन इंक्रीजमेंट इन स्टॉक ऑफ कैपिटल गुड्स, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी करेक्ट 18 नंबर का। नेक्स्ट है 19 नंबर बोला, देख सकते हैं 19 नंबर बोला कि आय के चक्रीय प्रवाह के 2 क्षेत्रक मॉडल में कारक सेवाओं का प्रवाह किस दिशा में होता है, यहाँ पर होगा, इंग्लिश में देखते हैं क्या है, इन विच डायरेक्शन द फ्लो ऑफ फैक्टर्स सर्विस टेक प्लेस इन 2 सेक्टर्स मॉडल ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो ये आप लोग का मैक्रो इकोनॉमिक्स से है, यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र से है। और जो यहाँ पर चक्रीय प्रभाव दिया गया है, ये 2 क्षेत्र के भी हो सकते हैं, 3 क्षेत्र के भी हो सकते हैं, 4 क्षेत्र के भी हो सकते हैं, लेकिन हमसे यहाँ पर बोल दिया है 2 क्षेत्र के लिए। तो 2 क्षेत्र के लिए क्या निकालना है, सेवाओं का प्रवाह किस दिशा में होता है ना, सेवाओं यानी कि सर्विस जो होता है ये किस डायरेक्शन में होगा। तो ये आप लोग का होता है, ये आप लोग का होता है परिवार से फर्म की ओर, यानी कि फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा आप लोग का 19 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 20 नंबर देख लीजिए कि सरकार द्वारा भुगतान की गई वृद्धा पेंशन की राशि निम्नलिखित में से किस समुच्चय का एक भाग होगा। फिर से ये समष्टि अर्थशास्त्र ही है, इधर मतलब आप लोग का समष्टि अर्थशास्त्र स्टार्ट हो गया। द ओल्ड एज्ड पेंशन पेड बाय द गवर्नमेंट इज द पार्ट ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग एग्रीगेट्स। ये आप लोग चैप्टर में पढ़िएगा, तो चैप्टर में बहुत अच्छी तरीके से दिया गया है, ये आप लोग का किस में जुड़ेगा या फिर किस क्षेत्र में आएगा बोल सकते हैं। तो ये आप लोग का आ जाएगा पर्सनल इनकम, यानी कि ऑप्शन नंबर डी व्यक्तिगत आय में आ जाएगा, व्यक्तिगत आय बोल सकते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पर आप लोग का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो 21 नंबर देख सकते हैं, 21 नंबर वाला क्या है, निम्नलिखित में से विनिमय का एक स्वरोमान्य माध्यम कौन सा है। विनिमय का स्वरोमान्य माध्यम, विनिमय का क्या मतलब है कि कोई भी हम लोग वस्तु खरीद रहे हैं, तो कोई भी वस्तु खरीद रहे हैं या फिर कोई किसी को सेवा दे रहे हैं, तो उसके बदले में हमको कोई क्या देगा, उसको बोलते हैं विनिमय। तो स्वरोमान्य विनिमय यहाँ पर पूछ रहा है, ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द यूनिवर्सली एक्सेप्टेड मीडियम ऑफ एक्सचेंज।
तो अभी आप लोग जानते होंगे क्या होगा, ये आप लोग का ये हो जाएगा मुद्रा यानी कि मनी, पैसा ही सब कुछ है। ठीक है, मैं मजाक कर रहा था। इसके बाद देख लीजिए 22 नंबर वाला क्या है कि ब्याज दर में वृद्धि का मुद्रा की नकदी मांग में क्या प्रभाव होता है। 22 नंबर वाला ना, तो ब्याज दर में वृद्धि यानी कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजमेंट इन रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैश डिमांड फॉर मनी। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, यहाँ पर पढ़ते हैं सेकेंड नंबर वाला कि मुद्रा की नकदी मांग में कमी होगी यानी कि कैश डिमांड फॉर मनी डिक्रीजेज, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और आप लोग आंसर की पर नहीं जाएगा, आंसर की में बहुत सारे आंसर गलत भी दिए गए हैं, तो आप लोग डायरेक्ट आंसर की नहीं देखिएगा, आप लोग वीडियो से ही सोल्यूशन कीजिएगा, देखिएगा, चाहे कहीं से भी देखें, लेकिन आप लोग एक बार वीडियो देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे आंसर्स गलत भी दिए गए हैं आंसर की में। ठीक है, और यहाँ पर आप लोग को एक्सप्लेनेशन भी कराया जा रहा है। ठीक है, मतलब कि अच्छी तरीके से समझाया भी जा रहा है। इसके बाद 23 नंबर वाला देख लीजिए, अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति को बढ़ाने के लिए एक केंद्रीय बैंक के द्वारा अपनाए गए निम्न उपाय हैं। निम्न कूटों का प्रयोग करते हुए सही विकल्प का चयन करें। फिर से वही आ गया कि आप लोग को ऑप्शन तो दिया गया है एबीसीडी, लेकिन इनमें से हो सकता है कि चारों सही हो जाए, हो सकता है एक ही सही हो, ऐसा चूज करना होगा। इंग्लिश में पढ़ते हैं एक बार क्वेश्चन। फ्लोइंग आर द मेथड्स एडोप्टेड बाय द सेंट्रल बैंक टू इंक्रीज द सप्लाई ऑफ मनी इन एन इकोनॉमी, चूज द करेक्ट ऑप्शन बाय यूजिंग फ्लोइंग कोड्स। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन यहाँ पर कौन कौन सा दिया गया है, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सा यहाँ पर आप लोग का सही होगा। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर पढ़ते हैं कि बैंक दर में कमी यानी कि डिक्रीज इन बैंक रेट, डिक्रीज इन बैंक रेट, तो ये तो सही है, ये होगा आप लोग का सही। ठीक है, इसके बाद पढ़ते हैं आगे कि प्रतिभूतियों की बिक्री यानी कि सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा आप लोग का। फिर सी नंबर पढ़ते हैं, सी ऑप्शन क्या देगा है कि कोष अनुपात में कमी यानी कि डिक्रीजेज इन क्या रिजर्व रेशियो, ये भी सही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ए और सी। ठीक है, इसके बाद है 24 नंबर वाला, 24 निम्नलिखित में से किस कर को कागजी कर कहा जाता है, विच ऑफ द फ्लोइंग नोन एज पेपर टैक्स, पेपर टैक्स ना, तो पेपर टैक्स हम लोग किसको बोलते हैं, पेपर टैक्स बोलते हैं वेल्थ टैक्स को, यानी कि संपत्ति कर को। जो भी आप लोग संपत्ति रखेंगे उसका आप लोग को क्या देना होगा, टैक्स देना होगा, इसी को बोलते हैं हम लोग पेपर टैक्स। फिर 25 निम्नलिखित में से प्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण कौन सा है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स पूछ रहा है, तो डायरेक्ट टैक्स किस किस पर लगता है आप लोग ये चैप्टर में पढ़ना है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा आप लोग का कॉर्पोरेशन टैक्स यानी कि निगम कर, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा किसका, 25 का। इसके बाद आगे बढ़ते हैं 26 नंबर वाला, देख लीजिए 26 नंबर वाला क्या है, कि यदि आय में परिवर्तन से उपभोक्ता का उपभोग व्यय परिवर्तित अपरिवर्तित रहता है, तो इस स्थिति में एमपीसी का मान क्या होगा। इफ द कंजम्पशंस एक्सपेंडिचर ऑफ कंज्यूमर रिमेन्स अनचेंज ड्यू टू चेंज इन इनकम, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एमपीसी। तो एमपीसी का यहाँ पर वैल्यू बताना है। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, ये आप लोग आ जाएगा, यहाँ पर बोल रहा है कि क्या आय में परिवर्तन तो हो रहा है लेकिन व्यय अपरिवर्तित रह रहा है, मतलब कि व्यय में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं शून्य, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। आय में परिवर्तन हो रहा है लेकिन व्यय में तो कोई परिवर्तन हो ही नहीं रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, शून्य बोलेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 27 निम्नलिखित में से समग्र मांग का एक घटक नहीं है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड को एडी से भी हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड, तो यहाँ पर बता रहा है कि कौन सा मतलब एग्रीगेट डिमांड का पार्ट्स नहीं है, यानी कि घटक नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग ऑप्शन पढ़ते हैं कि उपभोग आय ये तो है, निवेश आय ये भी है, निवल निर्यात यानी कि नेट एक्सपोर्ट ये भी है, वित्तीय परिसंपत्ति उपभोग यानी कि एक्सपेंडिचर ऑन फाइनेंशियल एसेट्स यानी कि ये नहीं है, तो यही आप लोग का सही हो जाएगा, क्योंकि बोल रहा है नहीं नहीं ना, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आप लोग का 27। फिर 28 देख लीजिए, 28 नंबर वाला पढ़ता है कि क्या है, कुल निर्गत में परिवर्तन तथा स्वायत्त निवेश में परिवर्तन का अनुपात क्या कहलाता है, व्हाट द रेशियो ऑफ चेंज इन ऑटोमन्स इन्वेस्टमेंट एंड चेंज इन टोटल आउटपुट इज कॉल्ड, तो उसको हम लोग बोलते हैं मल्टीप्लायर यानी कि गुणक, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। फिर है 29 विदेशी विनिमय दर क्या है, व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज रेट, फॉरेन एक्सचेंज रेट जैसे हमको क्या, मान लीजिए अमेरिका में जा रहे हैं, ठीक, तो हमको रुपया से डॉलर में चेंज करना है, रुपया से क्या करना है, डॉलर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो क्या होगा ये, मतलब विदेशी विनिमय दर क्या है यही बताना है। ठीक, उसी को बोलते हैं मतलब विदेशी विनिमय दर। तो विदेशी विनिमय दर क्या है, उसी को हम लोग बोलते हैं विदेशी विनिमय दर, कि 1 रुपया के लिए कितना डॉलर मिलेगा, इसी प्रकार से अलग अलग मुद्रा के लिए अलग अलग होता है।
तो विदेशी विनिमय दर क्या है यहाँ पर बताना है। तो विदेशी विनिमय दर क्या है कि देशी मुद्रा की विदेशी मुद्रा में कीमत है, यानी कि जो भी हमारा देशी मुद्रा है, हमारा जो अपना मुद्रा है रुपया, उसको विदेशी मुद्रा में किसी भी देश से जो इंटरचेंज करते हैं। प्राइस ऑफ क्या, डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म ऑफ फॉरेन करेंसी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी का है। ठीक, फिर देख लीजिए 30 नंबर बोला, जो कि ऑब्जेक्टिव का लास्ट है। वस्तु एवं सेवाओं के अंतर्राष्ट्रीय लेन देन के संतुलन को क्या कहा जाता है। इंग्लिश में है, व्हाट इज द बैलेंस ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजेक्शंस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कार्ड। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं व्यापार संतुलन, यानी कि बैलेंस ऑफ ट्रेड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी का हो जाएगा 30 नंबर क्वेश्चन का। तो यहाँ पर आप लोग का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया, मतलब कि एमसीक्यू कंप्लीट हो गया। इसके बाद आप लोग यहाँ से सब्जेक्टिव स्टार्ट हो रहा है। सब्जेक्टिव हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, सेकंड पार्ट के नाम से मैं वीडियो अपलोड करूंगा बहुत ही जल्द। तो सेकंड पार्ट के लिए कमेंट कीजिएगा कि सर सेकंड पार्ट अपलोड कर दीजिए, और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। और भी मैंने बहुत सारे मॉडल पेपर सॉल्व करा दिया है, आप लोग उसका भी सॉल्यूशन जाकर के देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है प्लेलिस्ट का। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।